Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome to this Thursday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। RBI maintains a status quo in key policy rates. Key domestic stocks climb more than 0.5% amid positive global cues. Sensex closes above 58,900 points. Nifty regains 17,600 level. And Brent crude oil prices rise above $92 per barrel mark. मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने यथास्थिति बनाए रखी। प्रमुख ब्याज दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में 0.5% से अधिक की हुई बढ़त। सेंसेक्स 58,900 अंक और निफ्टी 17,600 के स्तर से ऊपर एक बार फिर पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $92 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% यथावत बनाए रखा। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और ये 4.25% पर बनी रहेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने 5-1 के फैसले से ब्याज दरों पर अभी उदार रुख बनाए रखा है। श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने, वृद्धि दर बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मौजूदा नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। उन्होंने महंगाई की दर नियंत्रण में रहने का आश्वासन भी दिया। वर्ष 2022-23 में उपभोक्ता सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 4.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। उन्होंने वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.2% का अनुमान व्यक्त किया, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.8% रहने की संभावना जताई। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर शर्मा, हम समझना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया, जो नीतिगत दरों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है उस पर रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऐसा खास तौर से कोविड महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि वृद्धि दर बनी रहे। आपकी प्रतिक्रिया? Dr. Sharma, are we audible to you? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया। हम फिर से प्रयास करेंगे। अर्जुन, हम खास तौर से समझना चाहेंगे, यदि आप अपनी टिप्पणी कर सकें इस पर, विशेष रूप से जो स्टेटस को बनाए रखा गया उस पर।
Yes, they're calling it the accommodative stance, where the repo rate is at 4% and the reverse repo rate is at 3.35%. And the objective is that the lending rates are kept stable so that credit growth is not in any way affected. We know businesses seek loans. And let's be rejoined by Dr. S.P. Sharma, who's a senior economist with the PhD Chamber of Commerce. So, Dr. Sharma, what is your take on this accommodative stance maintained by the RBI? We understand that there was a 5-1 in favor of maintaining the key policy rates at 4% and 3.35%. Yes, big move by the Reserve Bank of India, despite the Fed is going to increase the interest rate and they are starting the tapering process sooner than later. But consider the whole scenario, the impact of third wave, which is a recent wave, and has impacted the various businesses because the partial lockdowns in many states. So I think this was needed because now businesses are not that much in high trajectory. They are still impacted by the increased demand and supply disruptions and some increased cost. So price cost margins are not that much in that. So that's why RBI has considered to continue the accommodative policy so that businesses and consumers are supported adequately and they are able to sustain in coming quarters also, and so that economic trajectory becomes more and more strong, which is anticipated by the government at 9% for the current financial year and at around 8% for the next financial year. So economy needs continued support because new variants are impacting again and again, and hopefully this is the endemic of the coronavirus, and going forward, economy will be in a bright shape in coming quarters. यहाँ पर हम श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहेंगे, पिछली बार भी एकोमोडेटिव स्टांस रखा गया था। ये एकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है और यह किस रूप में काम करता है, आम श्रोता के नजरिए से बताइएगा ताकि लोग समझ सकें इसे। जी, एकोमोडेटिव में आप जब देखते हैं कि एक जरूरत तो है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो, जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं या डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, जैसे अभी हम हाई इन्फ्लेशन भी फेस कर रहे हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं कि यूएस में 40 और फेड अपना तय कर चुका है कि टेपर करेंगे। उस सिनेरियो में भी आप एक कोशिश कर रहे हैं कि आप अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट की जरूरत है। डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स स्टिल अकोमोडेटिव, वी विल मूव फॉरवर्ड विद द सेम पेस। वो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा रूम दिया है कि आप अभी निश्चिंत रहिए, अभी हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले नहीं हैं, हम कंट्रोल करेंगे। और उन्होंने अपना इन्फ्लेशन के आगे हैं कि कैसे इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में सबसाइड होगा और ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी दी हैं। तो जो स्टांस है वो बहुत ही अकोमोडेटिव है। Dr. Sharma, you mentioned about inflation and especially for this financial year, which will end in 2023 next year. Right now the forecast is at 5.3% and it will then come down to 4% as you just mentioned now. On what factors will inflation come down? Because linked to the interest rate that is called by the RBI Monetary Policy Committee. Oil prices have been going up. Do you see that receding? What are the other factors that will lead to inflation coming down, in fact deflation coming in? Yes. I would like to mention, Arjun, that last financial year we saw the same lows segment of the economy, and each and every like IIP, exports, then core infra, and inflation too. Inflation was also in the minus target. So that's the base is now working. That's why inflation is significantly high for the current financial year and remained high and expected to remain high in the next 2-3 months also. So now the effect will start diminishing in the coming months after the month of, I would say, March. Effect will not be available. Rather, it will be favorable for the inflation on YOY numbers. The inflation will start cooling down. And the second
point is the impact supplies, like government is doing a lot of reforms for the agriculture sector and connecting the supply chains and refining the supply chains that supply disruptions in the economy. Right. So the supply side will also be improving the last many years and since the last many quarters and months. So going forward, supply chain will also be improving. And thirdly, commodity prices were very, very high recently in the last 3-4 quarters. But still, but from the demand trajectory and inventories, because demand was impacted during the last 3-4 months in the many economies. So there are expectations that commodity price will also be stabilizing and there will not be any significant jump in the commodity price in the coming times. So these factors will be very favorable for the inflation scenario, and the inflation will cool down and become normal and within the targeted trajectory of Bank of India. Well, we're heading for a short commercial break. Please stay tuned to Market Mantra. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to Market Mantra. We were discussing with senior economist Dr. S.P. Sharma about the Monetary Policy Committee decision to maintain an accommodative stance on the key policy rates of the repo rate and the reverse repo rate at 4% and 3.35% respectively. Dr. Sharma, once again a warm welcome to you on the program. Capital expenditure has been a key theme in the budget for infrastructure projects especially. Government borrowing is going to go up by another 2 lakh crore rupees to 11.6 lakh crore for the financial year. Do you see the accommodative stance as also another means by which the government will be able to keep its borrowing cost low so that it can implement its expenditure plans? Yes, Arjun, there must be a difference between the financial policy, monetary policy and the fiscal policy, because there is a need for the more and more funds. So at this juncture, I believe the inflation scenario and scenario has to be addressed, and the policy rates should also be synchronized according to the fiscal policy. So juncture, I don't see any major impact on the inflation because of this expansion or continuous accommodative stance. But in the coming times, if the inflation remains high, then we have to think about it that interest rate scenario should be to control the inflation, so that the great equilibrium between all the economic indicators. आइए आगे बढ़ें, चलें शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स एक बार फिर 58,900 के ऊपर पहुंच गया। निफ्टी भी 17,600 के स्तर को एक बार फिर पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 460 अंक यानी 0.79% की बढ़त लेकर 59,926 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 142 अंक यानी 0.81% बढ़कर 17,606 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों पर ध्यान दें तो सेंसेक्स और निफ्टी की तुलना में इनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.3% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। Sensex and Nifty today gained more than 0.5% amid positive global cues. Sensex closed above 58,900, while Nifty ended above 17,600 points. The Sensex climbed 460 points, a 0.79% to trade at 59,926, while Nifty surged 142 points, a 0.81% to 17,606.
In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices rose by 0.3% and 0.04% respectively. In the Sensex pack, shares of 26 companies climbed while 4 fell. Tata Steel was the top gainer, added surge by 2.1%, followed by Kotak Mahindra Bank, which added 1.9%. Infosys and HDFC Bank both gained 1.8%. HDFC rose 1.6%, and Mahindra added 1.5%. Maruti lost 1.6% on the other hand, and Ultratech Cement declined 0.4%. Sectorally, all indices gained except consumer goods, which slipped 0.1%. Power index surged 1.4%. Metal climbed 1.3%, while Bankex and Finance both added 1.1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,529 companies gained, while 1,819 fell. Shares of 100 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर हुआ, 74 रुपए 95 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.04% बढ़त लेकर 95.53 पर चला गया। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज के प्रदर्शन पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार ने हम ये मान के चलें कि जो रिजर्व बैंक की नीति घोषित हुई है उसका स्वागत किया है। जी बिल्कुल, बाजार ने भरपूर स्वागत किया है और निफ्टी ने, सेंसेक्स ने की है और पिछले हम 2-3 दिन से मार्केट की वॉलेटाइल थी। अभी मार्केट अपसाइड भी बढ़ा रही थी और कभी डीप डाउन भी मार्केट में। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आरबीआई का कॉमोडिटी स्टॉक्स है, जिसकी वजह से मार्केट्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है, इसको आगे कंटिन्यू किए। जो सपोर्ट वाले टाइम अभी जीडीपी नंबर्स जो है फेब एंड में, जो हमारे जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, उससे भी एक एनवायरमेंट बनेगा। जैसे कि हमारा जो ग्रोथ आंदोलन है वो लगभग कोई 9.2% का है। तो अगर उसके ऊपर हम खड़े उतरते हैं इस साल में, तो मैं समझता हूँ कि मार्केट्स को और भी सपोर्ट मिलेगी और मार्केट्स आगे और अपसाइड दिखा सकती हैं जी। और अभी अर्जुन ने बात की इन्फ्लेशन कैसे, जैसे कि हमारा एंटिसिपेशन है कि इन्फ्लेशन मार्च के बाद सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन में थोड़ा आता है, गिरावट आती है, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। और फ्रंट के हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हमारे पिछले काफी महीनों से 20% से ऊपर का ट्रैजेक्टरी अटेन किए हुए हैं। तो स्पोर्ट एक अच्छा सेगमेंट है। और दूसरा जो कोर का भी ग्रोथ ठीक रहा है और खासकर जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बहुत अच्छे, $630 अरब का हमारा फॉल है जनवरी तक का, तो एक बहुत अच्छा मूव है। तो ओवरऑल जी फंडामेंटल्स हैं वो सभी फेवरेबल हैं और इकोनॉमी को अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। और टाइम में एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी एक अच्छे जी है। यहाँ पर हेडिंग फॉर अनदर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन मार्केट मंत्रा। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हारेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to Market Mantra. We were discussing about the stock market performance with our senior economist, Dr. S.P. Sharma, with whom we will rejoin once again. Unfortunately, we have broken contact briefly. We were discussing about the market right now. हाँ, बाजार में जो हम तेजी देख रहे हैं वो लगातार 2 सत्र से हम तेजी देख रहे हैं और आज भी जो आरबीआई की नीतियां आई हैं उसका बाजार ने स्वागत किया है, ऐसा दिख रहा है। और कुछ क्षेत्र हैं उनका प्रदर्शन तो काफी अच्छा रहा। मेटल सेक्टर है, उसने खास तौर से बढ़त बनाए रखी है, आज भी 1.3% की वृद्धि हुई है। उसके अलावा जो तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए बैंकिंग सेक्टर से हुए हैं और वित्तीय क्षेत्र के जो
हमारे कह लें कि कंपनियां हैं उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है. I think we're joined by Dr. S.P. Sharma here. Dr. Sharma, today is also the F&O expiry for the week, and we saw the FII, FPIs, net sellers in the cash market. Do you see put positions being taken by the FIIs so that they can benefit from the derivatives market, especially today, despite the cash market going up for the last two sessions, as my co-anchor just mentioned? Sometimes when there is some uncertainty and there are some moves in the global marketplace, like Fed is going to take decisions. So that's why investors, particularly the derivative segment, becomes more and more prominent. So that there is not any much loss in the cash market, and the cash positions are sold out, positions are taken up in the derivative markets to the spreads, sometimes the put spreads and the bear spreads. So that's why I believe such kind of scenario are happening, and in the coming times after the Fed decision, I believe the markets will greatly stabilize and take a डायरेक्शन गोइंग फॉरवर्ड. डॉक्टर शर्मा, हम रुपए पर आपका ध्यान ले चलना चाहेंगे. रुपया आज कारोबार के दौरान 75 रुपए के नजदीक पहुंच गया था डॉलर की तुलना में. आखिरकार ये 14 पैसे कमजोर होकर रहा. तेल के भाव जिस हिसाब से कह लें ऊपर की ओर जा रहे हैं, आज भी $92 से ऊपर पहुंच गया ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत. ऐसे में रुपए पर कितना दबाव बनता आप देख रहे हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट अर्थनीति पर पड़ सकता है? जी, इसके 3-4 फैक्टर हैं. एक तो जैसे क्रूड प्राइसेस का इंटैक्ट रहना, और दूसरा जो आरबीआई का कॉमोडिटी स्टांस के जब कॉमोडिटी मॉनेटरी पॉलिसी होता है के ऊपर, रूपी के ऊपर इम्पैक्ट आता है. और तीसरा जो फेड का अभी थोड़ा इस तरीके से है कि कब डिसीजन हो जाए, तो डॉलर थोड़ा स्ट्रेंथ हुआ है, जिस वजह से कंपैरेटिव जो वीकनेस है करेंसीज, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज के करेंसीज हैं, उनमें थोड़ा वीकनेस रहती है. वही देखने को, अदरवाइज इसका कोई ऐसा फंडामेंटल नहीं है कि इसके की वजह से इसके ऊपर प्रेशर आया है. दिस इज आई बिलीव मेजरली बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स लाइक ग्लोबल फैक्टर्स. आइए अब चले वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार. अमरीकी शेयर बाजार में कल हुई तेजी का असर आज एशिया और यूरोप दोनों ही बाजारों पर अनुकूल दिखा है. हालांकि दोनों ही बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार होता नजर आया. निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से हांगकांग का हैंग सेंग और जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.4% लाभ में रहे. सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों 0.2% ऊपर आकर बंद हुए. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% की वृद्धि हुई. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख था. अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का फुट्सी 100 0.2% ऊपर चल रहा था. फ्रांस के कैक 40 में 0.2% की गिरावट थी. जर्मनी का डेक्स 0.4% ऊपर चल रहा था. Moving on to the US stock market, Wall Street yesterday jumped, in fact, closing sharply higher as mega cap growth stocks powered up thanks to a pause in rising interest rates, and upbeat earnings reports also encouraged investors to buy. The benchmark 10-year U.S. Treasury yield slipped from multi-year highs hit in the previous session, helping steady sentiment across global markets and boosting demand for growth stocks. The blue-chip Dow Jones Industrial Average rose 0.9%, the S&P 500 gained 1.5%, and the Nasdaq Composite indices climbed 2.1%. यहाँ पर एक विराम हम लेना चाहेंगे. विराम के बाद प्रतिक्रिया लेंगे डॉक्टर शर्मा से. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 870-001-4242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242.
Welcome back to Market Mantra. We were joined by Dr. S.P. Sharma, Senior Economist. Dr. Sharma, we just read the U.S. stock market performance yesterday going up by 0.9%, the Dow Jones. It's linked to the yield of the 10-year U.S. Treasury bonds, which is now at 1.95%. Very briefly, tell us what is the significance of that, the bond yield to the U.S. stock market? Yeah, if the bond yield in the U.S. stock market are increasing, then they impact the emerging and developing economies, and because comparatively the earning becomes comparatively low as compared to the U.S. economy. So that's why we moved from the emerging and developing economies towards the advanced economy. So the high yield is not that much good for the markets in the emerging economies like India. So I think that is majorly because of now the dollar is also strengthening, and Fed decision is expected will start tapering, and there will be an increase in the interest rate. So that's why yields are going up. So that is the scenario that which is impacting the markets or may impact in the coming times. So high yields are not that much for the stock market in India. Well, let's have a look at the oil market now and how it's impacting the global market. Oil prices today logged gains of more than 0.5%. In intraday trade, Brent crude was trading around $92.10 per barrel, while WTI crude prices were at $90.40 per barrel. How concerned are you with the rising crude oil prices, and do you see a lowering of the price by OPEC or OPEC Plus in the near term? Isn't this a global shock going to also hurt their own sales to other markets? Yes, Arjun, this is majorly not because of enhanced demand, but also some adjustment in the demand and supply. So that's why the squeezing supply in prices are going up. So I believe that in the coming times, if demand is not re-emerging in many economies, then the prices will not be in this trajectory. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अप्रैल अनुबंध वाला सोना 90 रुपए बढ़कर 48,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ मार्च अनुबंध वाली चांदी समाचार तैयार किए जाने तक 270 रुपए की मजबूती से 62,960 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने और चांदी में अलग अलग रुख था। एक और सोना थोड़ी कमजोरी के साथ $1,832 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, लेकिन चांदी मजबूत होकर $23.40 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। बहुत संक्षेप में एक पंक्ति में सोना किस दिशा में जाता दिख रहा आपको? देखिए, अगर है कि वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हैं तो गोल्ड के ऊपर थोड़ा प्रभाव आएगा, लेकिन मैं ये नहीं देखता कि गोल्ड में कोई शार्प फॉल आने वाला है। ये जरूर है कि गोल्ड में फिर उतनी तेजी नहीं रहेगी जो हमने पीछे की है जी, तो और कुछ ज्यादा पर जी 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 बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. RBI maintains a status quo in key policy rates. Key domestic stocks climb more than 0.5% amid positive global cues. Sensex closes above 58,900 points. Nifty regains 17,600 levels. And Brent crude oil prices rise above $92 per barrel mark. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.